हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान टर्म 20 की ये क्लास नंबर 3 है। अगर आप सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं तो 20 में से 10 का जवाब हमारे आंसर बताने से पहले आप दीजिए। दोस्तों, अभी आपकी लाइव क्लासेस नहीं हो पाएंगी क्योंकि अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। जैसे ही होते हैं, लाइव स्टार्ट होता है तो हम आपकी लाइव टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, ये तीसरी क्लास है, ध्यान दीजिएगा। यानी 41 नंबर से क्लास को स्टार्ट किया जाएगा, यानी 40 क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है। दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशियों और नागरिकों दोनों को कौन सा अधिकार है। तो दोस्तों, ये दोनों को अधिकार है, विधिक अधिकार है, जिसे हम लीगल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, विदेशियों और नागरिकों दोनों को विधिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार और सिविल अधिकार दोस्तों केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। तो ध्यान दीजिएगा, विदेशियों और नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है दोस्तों? विधिक अधिकार। जबकि राजनीतिक अधिकार और सिविल अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? नागरिकों को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है। तो दोस्तों, वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। हमारी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। दोस्तों, हम आपको बता दें कि संविधान, भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 51(1) के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है ना, वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें, यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र सौंपेगा? तो दोस्तों, वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंप देगा अपना त्याग पत्र। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम CJI के नाम से जानते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा तो किसे देगा? वो राष्ट्रपति को देगा। यहाँ से एक प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर है कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो दोस्तों, ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। तो हम आपको बता दें, ये एलिजाबेथ हैं दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी है। साथ ही हम आपको इनके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, भारत की संसदीय जो प्रणाली है ना, ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण की गई है। इसमें देश का प्रधानमंत्री दोस्तों देश का वास्तविक कार्यपालक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत देश का वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, तो देश का प्रधानमंत्री होता है, जो दोस्तों संसद के प्रति उत्तरदायी भी होता है। तो ये बात को आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आप हमारी बोलने से पहले टाइप कर दो दोस्तों। तो स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष, पहले लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों GV मालवंकर थे। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता दें, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों GV मालवंकर थे। इनका कार्यकाल जो था ना दोस्तों, वो 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 के बीच में था। दोस्तों, ये हम आपको बता दें, यह नवंबर 1939 से अंतरिम संसद के भी अध्यक्ष भी रहे थे। कौन दोस्तों? GV मालवंकर। पूछा जाता है कि दोस्तों अंतरिम संसद के भी अध्यक्ष कौन रहे थे, तो आप बताएंगे GV मालवंकर। वह दोस्तों 26 नवंबर 1949 से। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। हम आपको बता दें दोस्तों, अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की निर्वाचित सीटों की संख्या अधिकतम 550 हो सकती है। दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा के लिए 530 सदस्य और संघ राज्य क्षेत्र के दोस्तों 13 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करके आइएगा। दोस्तों, ये आपके रिवाइज कराने के लिए क्वेश्चन को लाया गया है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीटेड है। क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हम आपको बता दें, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, जो ये NIC है ना, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है ना, इसका गठन 1961 में किया गया था। साथ ही साथ हम आपको बता दें, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। जबकि गृह मंत्री की बात करें तो दोस्तों वो कौन है? अमित शाह हैं। तो आपको मालूम होगा हमारे प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये पूरा नाम है उनका। जबकि गृह मंत्री कौन है?
अमित शाह हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अदालत कितने स्तर तक होती है? तो दोस्तों 3 स्तर तक होती है, जिसमें हम आपको बता दें पहले स्तर पर जिला स्तर होता है, दूसरा राज्य स्तर होता है और तीसरा केंद्र स्तर होता है। तो दोस्तों जिला स्तर में जिला न्यायालय होती है और जबकि राज्य स्तर में उच्च न्यायालय आता है और केंद्र स्तर की बात करें तो उच्चतम न्यायालय इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो योजना आयोग है ना, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। दोस्तों योजना आयोग का गठन संवैधानिक उपबंधों के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि दोस्तों हम आपको बता दें बल्कि भारत में पंचवर्षीय योजना के द्वारा दोस्तों आर्थिक नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका गठन किया गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो नीति आयोग है और योजना आयोग है दोनों सेम है, दोनों का परिवर्तित नाम है दोस्तों ये। और इसका जो गठन है ना दोस्तों वो संवैधानिक उपबंधों के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि भारत में पंचवर्षीय योजना के द्वारा आर्थिक नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया। किसका आयोग का स्थापना? तो दोस्तों ये है योजना आयोग की स्थापना। दोस्तों योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ना वो राज्यपाल करता है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत दोस्तों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ना वो राज्यपाल करता है। दोस्तों साथ ही साथ हम आपको बता दें राज्य के अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है ना वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों की सलाह के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न बताने से पहले हम आपको बता दें ये हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। राज्यपाल की बात आई थी इसलिए उनका पिक लाया गया। दोस्तों दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में दोस्तों कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं। सबसे अधिक विधानसभा की जो सीट है ना दोस्तों वो उत्तर प्रदेश राज्य की है। कितनी? 404 सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों 403 निर्वाचित सीटें हैं, जबकि एक सीट जो है ना वो आंग्ल भारतीय सदस्य शामिल है। साथ ही साथ हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें 288 सीट के साथ महाराष्ट्र है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक योजना संविधान किस सूची में शामिल है? तो दोस्तों ये समवर्ती सूची में शामिल है। हम आपको बता दें आर्थिक सूचना समवर्ती सूचना की सूची में शामिल है। दोस्तों समवर्ती सूची की जो प्रविष्टि नंबर 20 है ना दोस्तों, इसके तहत आर्थिक और सामाजिक योजना भी शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची प्रविष्टि 20 के तहत दोस्तों आर्थिक और सामाजिक योजना भी शामिल है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको बता दें हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ना, इसके अंतर्गत ये सूचियां शामिल की गई है। कौन सी? समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है और नगर निगम आयुक्त दोस्तों नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं। एक तो को पूछता है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, दूसरा ये पूछता है कि नगर निगम आयुक्त कौन होता है। तो दोस्तों नगर निगम आयुक्त नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की बात आई है दोस्तों, तो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमाओ बंडर नायके। ये दोस्तों कहाँ की थी? ये श्रीलंका की थी। हम आपको बता दें ये श्रीलंका की 3 बार प्रधानमंत्री चुनी गई थी और 10 अक्टूबर 2000 को दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पे इंदिरा गांधी का नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वर्क बैकवर्ड क्लासेस का दोस्तों गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो हम आपको बता दें 1993 अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों इस आयोग को किसी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करने का अधिकार है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है? तो दोस्तों ये 4 गुना बड़ा है।
हम आपको बता दें भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,269 वर्ग किलोमीटर है, जबकि दोस्तों पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है 7,69,095 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों वो बांग्लादेश के साथ है। हम आपको बता दें इसकी राजधानी ढाका है और करेंसी टका है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना है। दोस्तों भारत जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसकी कुल लंबाई दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा 4096.6 किलोमीटर है। दोस्तों बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय जो राज्य हैं वो कौन कौन से है ये भी पूछा जाता है। तो त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये कोरोमंडल कहते हैं। ये तटीय भूभाग है, ये कहाँ कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है। तो दोस्तों वो सिबिकीला दर्रा है। तो हम आपको बता दें दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सिबिकीला दर्रा है जिसके सहारे दोस्तों सतलज नदी प्रवेश करती है। साथ ही दोस्तों सिबिकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा भी है जो दोस्तों भारत और चीन की सीमा के पास में स्थित है या अवस्थित है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो दर्रा है ना दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास में है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण एवं संरक्षण का भी अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में, संगठन के बारे में, वितरण के बारे में, साथ ही साथ उसकी संरचना कैसी है उसके बारे में दोस्तों पेट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों वो कौन सा है, ध्यान दीजिएगा वो कश्मीर में लेह होता है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान, कच्छ तथा सौराष्ट्र तट और दोस्तों तमिलनाडु का रायलसीमा क्षेत्र भी है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होता है तो दोस्तों वो मासिनराम क्षेत्र में होता है सबसे ज्यादा वर्षा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों आप सभी वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे उम्मीद है कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके जो गरीब दोस्त हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो पैसे के अभाव में किसी से कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, जिन्हें दोस्तों सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है, वो तो पढ़ सके इससे। बहुत बहुत धन्यवाद।